गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमारा जो टॉपिक था इससे पहले वाली वीडियो में वो सूक्ष्म जीव किस प्रकार मनुष्य में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य के शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यहाँ तक का हो गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं संचरणीय रोग के बारे में। संचरणीय रोग क्या होते हैं, ये किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति पहले से ही बीमार है और उस बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक ये रोग का जो फैलने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, संचरणीय रोग कहलाता है। संचरणीय रोग में कौन कौन से रोग आते हैं, सामान्य सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, क्षय रोग यानी टीबी जो रोग होता है, फ्लू यानी फीवर, वायरस फीवर, वायरल फीवर आदि ये जो रोग है ये संचरणीय रोग में आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोग वाहक की। रोग वाहक क्या होते हैं, हमने इससे पहले रोगाणु पढ़ा था। रोगाणु में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु अथवा पौधों में रोग फैलाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य, जंतु या पौधों में रोग फैलाते हैं रोगाणु कहलाते हैं। देखो नाम से ही स्पष्ट है, रोग प्लस अणु, रोगों के अणुओं को फैलाना रोगाणु कहलाता है। रोग वाहक क्या करते हैं, रोग प्लस वाहक, रोग प्लस वाहक, भाग मतलब आगे बढ़ा देना, रोग को आगे बढ़ा देना। कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे कीट अथवा जंतु जो रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देते हैं रोग वाहक कहलाते हैं। जैसे मादा एनाफ्रीज जो मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है, मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। यह मच्छर क्या करता है, एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक प्लाज्मोडियम को स्थानांतरित करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, इसका जो वायरस है वो प्लाज्मोडियम कहलाता है। प्लाज्मोडियम वायरस के कारण ही मलेरिया रोग होता है और यह वायरस कौन स्रावित करता है, मादा एनाफ्रीज मच्छर करता है। इसी प्रकार मादा एडिज मच्छर जो है डेंगू वायरस को आगे फैलाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगला बिंदु हमारा जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा जो रोग फैलते हैं उनसे बचाव के जो उपाय है वो क्या क्या उपाय है। फिर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोगों से बचाव के उपाय के बारे में कि उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम सूक्ष्म जीवों से अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे, अच्छी प्रकार से पका हुआ, ढका हुआ एवं शुद्ध भोजन करना चाहिए, स्वच्छ जल को पीना चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, कूलर के जो पानी है उसको समय समय पर साफ करते रहे, मच्छर भगाने या फिर मच्छर मारने वाले जो रसायन आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए भोजन में हमें, और प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए। फिर इसके बाद हमारा अगला बिंदु है सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा पादपों में होने वाले रोग के बारे में। ये हमारे पादप है, ये पादपों में होने वाले रोग हैं, ये सूक्ष्म जीव जिनके द्वारा ये रोग होते हैं और ये फैलने का तरीका है कि पादपों में ये रोग जो किस प्रकार फैल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूँ की। गेहूँ की जो फसल होती है उसमें जो रोग होता है वो होता है गेहूँ की रस्ट, गेहूँ की रस्ट रोग होता है और यह कवक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलता है। और इसका फैलने का तरीका क्या है, वायु के माध्यम से या फिर बीज के माध्यम से। यह कवक सूक्ष्म जीव द्वारा यह रोग होता है। फिर बात करते हैं चावल की। चावल की फसल में धान का ब्लास्ट नामक रोग होता है और यह कवक द्वारा होता है, वायु द्वारा फैलता है। तीसरी बात करते हैं हम नींबू के बारे में कि नींबू की जो फसल होती है उसमें नींबू कैंकर नामक रोग होता है। यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है और वायु के माध्यम से फैलता है। फिर बात करते हैं भिंडी की, तो इसमें भिंडी की पीत नामक रोग होता है और यह वायरस यानी विषाणु के माध्यम से यह रोग होता है। और ये कीट यानी कीड़े, मच्छर वगैरह की वजह से यह रोग आगे फैलता है। फिर बात करते हैं हम खाद्य विषाक्तता क्या होती है। देखो खाद्य यानी खाने योग्य, विषाक्तता यानी जहर, मतलब भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देना खाद्य विषाक्तता कहलाती है। भोजन में सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ कैसे उत्पन्न करते हैं, जैसे देखिए आपका भोजन खुला हुआ रखा हुआ है, वह ढका हुआ नहीं है,
कोई भी उसमें मक्खी आएगी, मान लो थोड़ी देर पहले वो मक्खी किसी जानवर के अपशिष्ट पर या फिर किसी मरे हुए जानवर पर या फिर कोई गंदगी कीचड़ वगैरह में बैठ के आई है और वह मक्खी आपके भोजन पर आके बैठ जाती है, तो उसके जो पैरों में जो कीटाणु लगे होते हैं वह कीटाणु आपके भोजन में आ गए, हो सकता है वह जहरीले कीटाणु हो। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपके भोजन को विषैला बना देते हैं और इस प्रकार का जो भोजन है वो खाद्य विषाक्तता कहलाता है कि भोजन में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषैले पदार्थ उत्पन्न करना। या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे आपका भोजन है, रोटी है, कई दिनों से रखी हुई है, तो उसमें आप देखते हो कि उसमें वो फफूंद कवकनुमा संरचना बन जाती है, उसमें हरी हरी सी परत छा जाती है कई दिनों की रखी हुई रोटी में, और फिर आप उसको जब तोड़ के देखते हो तो उसमें से तारनुमा संरचनाएं दिखती है। ये सब सूक्ष्म जीवों के कारण हुआ है, सूक्ष्म जीवों ने उसको विषाक्त बना दिया है, इसलिए इस प्रकार का भोजन खाद्य विषाक्तता कहलाता है। फिर बात करते हैं हम खाद्य परिरक्षण की, मतलब भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जाए। उसके लिए निम्न कई प्रकार किए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका रासायनिक उपाय। भोजन को लंबे समय तक चलाने के लिए, शुद्ध रखने के लिए रासायनिक उपाय किए जाते हैं। रासायनिक उपाय में आपके सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, इनका उपयोग किया जाता है, ताकि ये सभी भोजनों में नहीं डाले जाते। जैसे कुछ मिठाइयाँ होती हैं उसमें ईस्ट पाउडर का प्रयोग किया जाता है, कुछ मिठाइयों अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ताकि वो जो आपका भोजन है या मिठाई है जो भी है वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे, उसमें कोई भी सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं हो। दूसरी है नमक द्वारा परिरक्षण। आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में कभी अचार बनाया जाता है तो उसमें अधिक मात्रा में नमक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि जो नमक होता है वह क्या करता है, जल का अवशोषण कर लेता है। जब अधिक मात्रा में जल होगा तो उसका अवशोषण कर लेगा, जिससे आपका जो अचार है वो लंबे समय तक खराब होने से बच जाएगा, लंबे समय तक चलेगा। ऐसे ही मांस मछली है, उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नमक के अंदर लपेट के रखी जाती है, उनमें नमक लगा दिया जाता है मांस और मछली पर, जिससे वो है खराब होने से बच जाता है। तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा कैसे परिरक्षण होता है कि आपने जब किसी भी फल का मुरब्बा बनते हुए देखा होगा तो उसमें चाशनी, चीनी की चाशनी बनाई जाती है। वो चीनी क्यों डाली जाती है? क्योंकि चीनी भी जो है सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करती है, और यह उस अचार या फिर जो मुरब्बा है आपका, जो जैम है, जेली है, जो फलों से बनाया जाने वाला जैम होता है, वो भी चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाता है, तेल व सिरके के माध्यम से। कुछ खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में तेल डाला जाता है, जैसे अचार का ही उदाहरण ले लीजिए। अचार में अधिक तेल डाला जाता है, गर्म करके डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? सिरके का भी उपयोग किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक चल सके, उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो। गर्म या ठंडा करके, या जैसे आप दूध का उदाहरण ले लीजिए, दूध को या अधिक गर्म कर लेते हो तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो खत्म हो जाते हैं, या फिर अधिक टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर देते हो तो भी उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आप किसी भी खाद्य पदार्थ को अत्यधिक गर्म करके या फिर ठंडा करके उसको सुरक्षित रख सकते हो। तीसरा है आपका पाश्चरीकरण करके। पाश्चरीकरण को मैं ऊपर यहाँ पे अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर पाश्चरीकरण को ऊपर लिख के समझाता हूँ मैं पाश्चरीकरण क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पाश्चरीकरण की परिभाषा लिखी, पाश्चरीकरण को समझाया है कि पाश्चरीकरण क्या होता है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना है आपको। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करके एकदम बहुत कम तापमान पर ठंडा करना पाश्चरीकरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो दूध लेके आते हो उसको आपको कितना तापमान देना, 70 डिग्री सेल्सियस देना, ये कितने समय तक के लिए देना, केवल 30 सेकंड के लिए, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत होता है। इस ताप पर 30 सेकंड में दूध उबलने लग जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत कम तापमान पर उसको ठंडा करना है। तो ये जो प्रक्रिया है वो पाश्चरीकरण कहलाती है। आपने जब दूध की थैली लाए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि उस पर लिखा होता है पाश्चरीकृत दूध। तो उसका मतलब क्या होता है कि पाश्चरीकृत दूध का मतलब कि वो दूध पहले से ही 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके ठंडा किया जा चुका है, इसलिए वह दूध एकदम शुद्ध है, प्योर है। तो दूध की थैली पे भी लिखा होता है पाश्चरीकृत दूध, इसका मतलब है दूध शुद्ध है।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। आपका लास्ट बिंदु बचा है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को ही हम नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से समझेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है उसके बारे में आप पूरे एक चार्ट बना के फिर समझा। देखिए अब आपका लास्ट बिंदु है पाठ का, इसके बाद आपका पाठ समाप्त हो जाएगा, वो है नाइट्रोजन चक्र या फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इस प्रकार से जैसे मैंने चार्ट बनाया, ये चार्ट आपको भी बनाना है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ से कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो है 78.084%। 78.084%। इसको आप 78% भी बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 और 8 है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 78% बोल सकते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है। इस नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु व नील हरित शैवाल द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्थिरीकरण कर लिया जाता है। फिर ये क्या होता है, स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना होता है। नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो N2 अवस्था में होता है, 2 अणु होते हैं, उनका यौगिकों में बदलना होता है, नाइट्रोजन गैस में बदलना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक ये कहाँ से आते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो तड़ित यानी बिजली, जब बिजली चमकती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस है वह नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। जब बिजली चमकती है तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपने यौगिकों में नाइट्रोजन में बदल जाती है, या फिर उर्वरक जो रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में उनके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर क्या होता है, जो आपका ये पौधे द्वारा अवशोषण किया जाता है उसको भोजन के रूप में जंतु अपना भोजन बनाते हैं, और ये अमोनीकरण करके जो अपशिष्ट पदार्थ करते हैं जंतु, तो वह उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के बाद नाइट्रोजन का अपशिष्ट होता है और यह पुनः नाइट्रीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिक है उनको नाइट्रोजन में बदल देते हैं और पुनः मिट्टी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार पुनः उसका स्थिरीकरण होता है, विनाइट्रीकरण होता है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में बदलना। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ से नाइट्रोजन के जो गैस है, नाइट्रोजन N2 गैस है, वह स्थिरीकरण होकर नाइट्रोजन उसके यौगिकों में बदल रही है, अवयवों में बदल रही है, और पुनः इसी चक्र के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, उनके अपशिष्ट के माध्यम से पुनः नाइट्रोजन गैस में बदल जा रही है। तो इस प्रकार इसका विनाइट्रीकरण होता है, जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देती है और पुनः ये वायुमंडल में आ जाती है। तो इस प्रकार जो नाइट्रोजन गैस है यह समाप्त नहीं होती है, क्योंकि आप सोचोगे जैसे नाइट्रोजन उसके यौगिकों में बदल रही है तो ये समाप्त होनी चाहिए, नहीं, इसका पुनः चक्र चलता रहता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और विनाइट्रीकरण होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में विद्यमान रहती है तो उसका जो प्रतिशत है वो घटता नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। आपका इसके बाद पाठ समाप्त है। धन्यवाद। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।